So friends, in this video we are going to cover all remaining topics of carbon and its compound. तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक बैच था 2020-21 जिसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए थे, तो वो पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था। बट उसके लिए मैंने एक पार्ट 2 बनाया है। इसमें हम लोग वो सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि डिलीट हो चुका था। ऑफ कोर्स वो 2021-22 के लिए डिलीट नहीं है, तो इसलिए हम लोग वो वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture we are going to cover part 2 of carbon and its compound. तो जैसा कि आप सभी लोग अब तक समझ गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 कवर करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। यानी बेसिकली अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो कि डिलीट हो चुकी थी, लेकिन 2021-22 के लिए ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये पार्ट 2 है, तो यानी इसके पहले वाले जो पार्ट है उसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं ऑलरेडी। तो उसको आप लोग जाके देख सकते हो, अपने ही चैनल पे मिल जाएगी, यानी क्लास स्टडी पे ही मिल जाएगी आपको पार्ट 1 इसका। ओके, तो चलिए हम लोग जो नई चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि नया टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब हम लोग ये चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ये होगा एक नया टॉपिक। लेकिन इससे पहले ये वाला जो एक टेबल है इसको आप लोग एक बार देख लो। ये क्या है ना, जैसे अगर मैं बात करूं एल्केन की, जैसे फॉर एग्जांपल इधर प्रोपेन दिया हुआ है, तो अगर प्रोपेन में मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन उस हैंड में दे देता हूँ, यानी उस ब्रांच में क्लोरीन लिख देते हैं, तो वो क्लोरोप्रोपेन हो जाता है। यानी जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्लोरो होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमो दे दूँ तो प्रीफिक्स ब्रोमो हो जाएगा और ये ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये देख सकते हो आप लोग, रुको मैं दिखाता हूँ। तो इधर देख सकते हो आप लोग, क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। और इधर ब्रोमीन, तो ये ब्रोमीन भी रिप्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर रहा है। आप लोग तो जानते हो कि हाइड्रोकार्बन्स में केवल हाइड्रोजन और कार्बन के एटम होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में ये ब्रोमीन और क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। सो फ्रेंड्स, सोचने वाली बात ये है कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड लेते हैं जो कि है प्रोपेन, अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन फिल कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम प्रोपेन तो नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल चुकी है। तो कंपाउंड भी सेम नहीं रहने वाला, कंपाउंड का नाम भी दूसरा हो जाएगा। तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि हम लोग क्लोरो प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सफिक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, इसलिए प्रीफिक्स पहले लगता है। तो पहले लगता है, इसका मतलब क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। और वहीं अगर सफिक्स की बात करें तो सफिक्स में अगर अगर आपको अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल देखने को मिलता है। जैसे कि ओ OH की बात करें तो ओ OH अल्कोहल बना देता है किसी भी कंपाउंड को। तो ओ OH अगर अल्कोहल बनाता है तो हमें सफिक्स OL देखने को मिलता है, तब ये प्रोपेनॉल हो जाता। ये सारी चीज़ें हैं रिलेट करने वाली। और एल्डिहाइड की बात करें तो सफिक्स AL हो जाता है। केटोन की बात करें तो सफिक्स ऑन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो सफिक्स ओइक हो जाता है। जैसे अगर प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेनॉइक एसिड हो जाएगा ये। और एल्कीन की बात करें तो ENE, इन। और एल्काइन की बात करें तो YNE, यानी आइन। तो प्रोपाइन, प्रोपीन, ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है और पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं इस साल का जो हमारा सिलेबस है, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पे देखते हैं। तो देखो, कार्बन कंपाउंड्स की बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हम लोग अब 10th में है, तो हम लोग छोटी मोटी प्रॉपर्टी तो देखेंगे नहीं, हम लोग बेसिकली रिएक्शन देखने वाले हैं। तो रिएक्शन वो भी छोटे मोटे नहीं, काफ़ी खतरनाक टाइप के रिएक्शन है ये सारे। जैसा कि हम बात करें अगर कंबसन रिएक्शन की, तो इसका भी अलग एक थ्योरी है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इन सब की अलग अलग एक थ्योरी है। तो वही सारी चीज़ें अब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज लेट्स मूव ऑन कंबसन रिएक्शन। तो अब हम लोग कंबसन रिएक्शन पे आ चुके हैं। इसमें क्या होता है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कंबसन रिएक्शन क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हो
बर्निंग ऑफ कार्बन और इट्स कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबसन। तो इसमें मैंने क्या कहा, अगर हम लोग कार्बन या फिर उसके कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है ये कंबसन रिएक्शन होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ कोल यानी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें बर्न करना तो बर्न, जब भी बर्न का सवाल उठता है ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, सिंपल। तो यही चीज़ हम लोग इधर भी कर रहे हैं। तो कार्बन का अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें CO2 देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हीट यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने वाला है और लाइट हमें देखने को मिलेगी। और उसी की जगह अगर हम लोग मिथेन ले लेते हैं यानी CH4, इसको अगर हम बर्न करते हैं तो CH4 को बर्न करने पे हमें CO2 मिलता है, हीट मिलता है और लाइट एनर्जी मिलती है। ये जो आपको इतना बड़ा कंपाउंड दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा है नहीं, ये छोटा सा ही कंपाउंड है। ये कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये इसको आप कह सकते हो C2H5OH। अब ये मैंने कैसे किया थोड़ी देर में आपको ये भी बता दूंगा। C2H5OH यानी आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप लोग कह, देखो C2 है यानी कार्बन एटम दो है यानी एथ वाला ग्रुप होगा। और ये इथेनॉल है, इथेनॉल OH से हम लोग OL लेते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग अल्कोहल वाला लेंगे, तो इसको हम लोग इथेनॉल कहेंगे। तो इथेनॉल को जब कभी भी हम लोग बर्न करते हैं तो CO2 H2O यहाँ पर एक अलग चीज़ निकल रही है, यानी अलग चीज़ तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन बाकी रिएक्शन में H2O देखने को नहीं मिलता है, ये बात आप याद कर लेना। सब कुछ रिलेट करने वाली है और साथ ही साथ हीट एनर्जी यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये भी है और लाइट एनर्जी देखने को मिलेगी। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या लिखा गया है। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो जब अगर हम उसको कंबसन रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू लेके जाते हैं तो उनका फ्लेम जो है वो क्लीन होता है। और अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो सूटी फ्लेम, आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा होगा, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पल्यूशन, जिसको आप पल्यूशन से रिलेट कर सकते हो। ओके, तो अब थोड़ा और चीज़ देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दी गई। तो हमारी एनसीईआरटी में एक और चीज़ दी गई है कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं अगर हम उसे कंपेयर करें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो आप लोग ये चीज़ कहीं भी लिख लो, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ भी सकते हैं, थोड़ा इस पे एप्लीकेशन बेस्ड आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग का पहला पॉइंट कवर हो चुका है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है। तो बेसिकली हम लोग इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज करते हैं। अब आप लोग बोलोगे तो कंबसन रिएक्शन में हमने क्या किया, इसमें भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपका कहना भी सही है, लेकिन अब हम लोग दूसरे वे में ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं। अब ये कैसा है, ये ऑक्सीडेशन हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में कराने वाले हैं। यानी अगर हम लोग किसी भी अल्कोहल को या तो पोटेशियम परमैंगनेट या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में अगर हम लोग उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है, आप देख सकते हो, ये CH3CH2OH है, जिसको या तो अगर आप लोग जोड़ लो तो आप लोग देख सकते हो ये C2H5OH है। तो यानी ये इथेनॉल की बात हो रही है। तो इथेनॉल को जब कभी भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH यानी हमारा इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने वाली थ्योरी है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिशन रिएक्शन। ये क्या है, आइए इसको भी देखते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में जो है ना हम लोग, रुको मैं इसको तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूँ, सॉरी वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इधर ही समझा दूँ। तो ये देखो, यही वाला कलर यूज़ करते हैं। तो ये देखो आर ही है, ये आर है, अपनी बुक में देख लेना, ये एच गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये आर ही है। तो देखो ये एक कंपाउंड है, आर आर की जगह अगर आप लोग हाइड्रोजन भी सपोज कर ले तो आर की जगह आप लोग मान लो कि हाइड्रोजन है। तो अगर इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, ये वाला जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, इसमें अगर हम लोग दो दो हाइड्रोजन और ऐड करते हैं तो हम जो है ना इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि इधर मैंने एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाया है, इसमें
आप ये जो डबल साइन बता रही है, ये बता रहा है कि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इथीन। तो ये जो इथीन है, इसको अब हम लोग सैचुरेटेड बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? बस H2 ऐड करना है, और H2 कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम इसमें H2 ऐड करते हैं तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। वो कैसे? रुको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये अब एक सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है, और इसका नाम है इथेन। अगर इसको आप लोग को मैथमेटिकली समझना है तो इसके लिए भी मैं आपको समझा। तो देखो, यही होता है जो मैंने अभी किया। ये C2H4 है, यानी इथीन है। उसमें अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन एटम ऐड कर देते हैं तो ये C2H6 यानी इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें अब ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये जो अनसैचुरेटेड होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑयल। ओके, तो चलिए। और एक और चीज़, जो ये सैचुरेटेड हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फैट, और अनसैचुरेटेड ऑयल, ये चीज़ याद रख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब हम लोग बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखो, मैं इधर एग्जांपल ले रहा हूँ मीथेन का। मीथेन में हम लोग क्लोरीन ऐड करने वाला है। ये मीथेन है, ये सारी हाइड्रोजन बनाया हुआ हूँ मैं, और पूरा ट्राई किया हूँ कि हाइड्रोजन ही लगे। तो इसमें अगर हम लोग क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, वही अब हम लोग देखने वाले हैं। तो ये देखो, तब क्या होगा ना, ये क्लोरीन एक तो होगा नहीं, ये दो होता है, ये डाइएटॉमिक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा और HCl बन जाएगा, और ये वाला क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो अब तो तुम समझ ही चुके हो कि कैसा तुम्हें देखने को मिलेगा। वैसे भी अगर तुमको नहीं समझ में आया तो अभी मैं थोड़ी देर में दिखा दे रहा हूँ, रुको। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमें ये क्लोरोमीथेन देखने को मिलेगा। क्लोरोमीथेन, क्योंकि क्लोरो सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, और इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ही ये होता है किसी चीज़ को रिप्लेस करना। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ये सारा जो रिएक्शन है ना, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ओके, तो ये चीज़ याद रख लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो तुमको मैं बताने वाला था और मैंने कहा था कि बताऊंगा, तो वो चीज़ ये है। तो दोस्तों, ये जो तुम्हें इतना बड़ा सा फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, यानी CH3CH2OH, तो इसको तुम लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बस इसके लिए तुमको कार्बन कार्बन ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा C2, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर देना है, हाइड्रोजन 3 + 2 H5 हो जाएगा, H5। और OH तो अलग है। तो ये हम लोग इथेनॉल की बात कर रहे थे। तो यही इतना बड़ा सा फॉर्मूला रहता है, तो कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। तो कंफ्यूज होने वाली जैसी कोई बात है नहीं। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बनता है इतना लंबा चौड़ा, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, जो C2H5OH है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो हम लोग जो है ये पहला कार्बन इसको अलग कर देते हैं, तो ये देखो, ये CH3 हो गया। दूसरा कार्बन जो बीच में है ये CH2 हो गया, और ये अलग OH। तो इसको हम लोग लिख देते हैं CH3CH2OH। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, इसको बड़ा भी कर सकते हो या तो छोटा कर सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें ज़्यादा ही इंस्टेंट टाइप बनना है तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं। तो चलो, ये टॉपिक भी ख़त्म होता है अब। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ख़त्म। अब हम लोग कुछ इथेनॉल के बारे में जानेंगे। तो इथेनॉल क्या है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि इसके नाम में ही लग रहा है, ये इथेनॉल है। OL आ रहा है तो इसका मतलब ये अल्कोहल होगा। तो ये क्या होता है ना, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये एक अल्कोहल है और एक कार्बन कंपाउंड होता है। इसका जो डिल्यूट फॉर्म है ये ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ किया जाता है। और इसका अगर रिएक्शन, अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए करें, यानी इथेनॉल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें, तो हमें फॉर्मेशन क्या होगी, फॉर्मेशन होगी इथीन और वाटर की। ये वाला जो दूसरा वाला रिएक्शन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करें तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये रही रिएक्शन की बात। अब हम लोग आ रहे हैं इथेनॉइक एसिड। जैसा कि तुम लोग जानते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली ग्रुप से है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो, इसके दो इसके रिएक्शन और है इसमें, एक होता है एस्टरफिकेशन और एक होता है सॉपिनिफिकेशन। तो ये दोनों चीज़ें हमें, सॉरी सैपोनिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो अगर इसका 5 to 8% के सोल्यूशन की बात करें तो उसे हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जो कि होता है विनेगर।
और अगर इसकी 100% प्योर सोल्यूशन की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। बाकी ये फ्रीजिंग हमें देखने को मिलता है। और इसका फ्रीजिंग फॉर्म यानी ग्लेशियर फॉर्म क्रिस्टल की तरह होता है। तो दो रिएक्शन है इसमें, एक होता है स्टरिफिकेशन। स्टरिफिकेशन में जैसा कि आप लोग जानते हो इसमें ईस्टर की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। तो इसमें अगर हम लोग एसिड में अल्कोहल ऐड करते हैं और कैटलिस्ट रखते हैं मिनरल एसिड यानी कोई अलग एसिड, तो फिर इस रिएक्शन के बाद हमें ईस्टर देखने को मिलता है और साथ ही साथ वाटर देखने को मिलता है। और ईस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्वीट स्मेलिंग होता है। और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एक्स जिसकी एक स्वीट स्मेलिंग होती है, तो तुम्हें ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा और हाई लेवल का आता है क्वेश्चन। जब मैं लेके आऊँगा तब मैं तुम्हें ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ओके, फिलहाल अब हम लोग सेपोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसा कि अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें तो इस रिएक्शन में एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा था जिससे ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही थी। इसमें जो है ना ईस्टर रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या तो बेस, जिससे वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस से गिव बैक करेगा, ऐसा तुम लोग कह सकते हो। तो इसको हम लोग या तो एसिड के प्रेजेंस में भी परफॉर्म कर सकते हैं या तो बेस की प्रेजेंस में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड डिपेंड करता है। तो देखो, अगर एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो एसिड की प्रेजेंस में तो इसमें दिया नहीं है वैसे, चलो बेस की प्रेजेंस में दिया गया ना, तो सेम वही केस एसिड की प्रेजेंस में भी होता है। देखो यहाँ पे मैं कुछ अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सब चीज़ लिखी गई है कि एसिड या तो बेस किसी के भी प्रेजेंस में करा सकते हो रिएक्शन, तो सेम चीज़ देखने को मिलती है। और विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स यानी क्या होता है, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रेजेंस में या तो कार्बोनेट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करा सकते हो। तो ये कैसे तो नीचे देखो, नीचे CH3COOH है यानी इथेनॉइक एसिड है, और उसका रिएक्शन तुम लोग Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हो, तो तुम्हें सोडियम एसीटेट देखने को मिलता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। और सेम वही दूसरा भी है, यानी इसमें अब हम लोग बाइकार्बोनेट या कह सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो CH3COOH का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तब भी तुम्हें सोडियम एसीटेट देखने को मिलता है, वाटर देखने को मिलता है, और CO2 गैस इवॉल्व होती है। CO2 गैस की टेस्टिंग होती है कि हम लोग इसको लाइम वाटर से पास करते हैं। ये सारी टेस्टिंग मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, किस में बताऊंगा मैं, टेस्टिंग वाली सीरीज़। तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो तुम लोग कभी भी देख सकते हो, तो अलग से वीडियो बनेगा इस पर CO2 की टेस्टिंग को लेकर अलग से वीडियो बनेगा, तो तुम लोग कभी भी देख सकते हो इसलिए। तो चलो, अब हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की बात करने वाले हैं। सोप्स और डिटर्जेंट्स, अब ऐसा तो मत कहना कि नाम पहली बार सुन रहे हो। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो ये जो सोप्स होते हैं ना, ये या तो सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट से बनाए जाते हैं। इसका यूज़ हम लोग क्लीनिंग पर्पज़ में करते हैं, हमारे घरों में होता है इसका यूज़। प्रिपरेशन ऑफ सोप का एक इधर नोट्स में मैं एक रिएक्शन दिया हूँ। ये इतना हार्ड रिएक्शन वैसे तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं, बट याद कर लोगे तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफ़ी सही है, और याद ही कर लो तो ठीक ही है। तो इसमें हम लोग ग्लिसराइड लेते हैं। तो ग्लिसराइड देखो, इतना भयंकर सा जो स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग ग्लिसराइड कहते हैं। इसका जब हम लोग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर कह सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो हमें ग्लिसरॉल अलग देखने को मिलता है और सोप की फॉर्मेशन हो जाती है। सोप का केमिकल फॉर्मूला होता है C17H35COONA। तो इसको याद रख लेना। अब सोप का मॉलिक्यूल कैसा होता है, तो सोप में जो है ना हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो एंड होते हैं, उसके बारे में भी अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है ना, वो वाटर से जो है ना, वाटर की एक तरह से उसको फोबिया है, इसीलिए उसका नाम हाइड्रोफोबिक है। देख सकते हो ना तुम लोग, फोबिया फोबिक तो रिलेट करो। तो हाइड्रोफोबिक जो है उसको वाटर से फोबिया है, वो उससे डरता है, तो इसलिए वाटर से दूर जाना चाहता है, और इसीलिए ये जो है ना ऑयल में जाके छुप जाता है, या तुम लोग कह सकते हो ऑयल को ट्रैप कर लेता है, डर्ट या फिर ऑयल को ट्रैप कर लेता है। तो इसी का बेसिकली यूज़ होता है शर्ट को क्लीन करने में। तो सी ए ओ निगेटिव, सॉरी CaOO बोल रहा हूँ मैं, COO निगेटिव या COO निगेटिव, ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड, और हाइड्रोफिलिक एंड होता है Na+। तो पॉजिटिव एंड होता है हाइड्रोफिलिक, निगेटिव एंड होता है हाइड्रोफोबिक।
डिटर्जेंट में हमें COO नेगेटिव नहीं देखने को मिलता है, उसकी जगह हमें SO3 नेगेटिव देखने को मिलता है। बस यही एक डिफरेंस था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट की अब हम लोग थोड़ी और बात करने वाले हैं। तो देखो, पहली बात ये कि सोप और डिटर्जेंट ऐसे तो नहीं मतलब क्लीन कर देते, वो लोग जो है ना मिसील की फॉर्मेशन करते हैं। वो देखो कुछ ऐसी होती है फॉर्मेशन, क्लस्टर टाइप की फॉर्मेशन होती है। तो देखो, ये क्लस्टर टाइप की फॉर्मेशन होती है, और ये जो डर्ट है वो तुम्हें बीच में एक डॉट देखने को मिल रहा होगा वाइट कलर का। रुको, नाउ आई एम यूजिंग पेन। तो ये जो तुम्हें छोटा सा डॉट देखने को मिल रहा है बीच में, ये ऑयल और डर्ट है जिसको वो कैप्चर करता है। कौन सा एंड? हाइड्रोफोबिक एंड। तो ये जो एंड है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी ये हाइड्रोफोबिक है, और ये जो गोला है इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं। तो आई होप कि तुम्हें ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाते हैं हार्ड वाटर के सोल्यूशन में। तो जब हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम से रिएक्शन होता है सोप का, तो फॉर्मेशन होती है स्कम की। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो, स्कम जो है एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। सोप मॉलिक्यूल्स की वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये जो स्कम की फॉर्मेशन होती है ना, यानी स्कम की वजह से काफ़ी ज़्यादा सूप जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। तो ये क्लींजिंग एक्शन जो होता है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देता है। आई होप कि तुम्हें ये भी चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए, और एक चीज़ जो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सोप जो है हार्ड वाटर के साथ काफ़ी अच्छा क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन अगर बात करें डिटर्जेंट्स की, तो डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी दोनों में अच्छे से वर्क करते हैं। तो इसलिए डिटर्जेंट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि तुम्हें इस चैप्टर में फुल ऑन मज़ा आया होगा, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें देखने को मिली होगी, जो कि अगर डिलीट नहीं होता 2020-21 वाले सेशन में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता था उस बैच को। लेकिन क्या कर सकते हैं अब। तो तुम्हारे लिए तो सही है कि ये तुम्हारे सेशन में ये वाला टॉपिक है और तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो तुमने अभी पढ़ी। आई होप कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सारी चीज़ें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो, सेफ रहो, बाय।